Hello everyone, this is Gaurav Best. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So if you are new to my channel, then go and subscribe for further more videos. जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के ये 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज के वीडियो में हम ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। और सेकंड है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या वो साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है वो सबकी सब हमें किस में मिल जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। क्योंकि उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं होती है उसी में से कुछ विशेषताएं होती है जो उसकी इम्पोर्टेंस बन जाती हैं। तो वही इनमें से कुछ इंपोर्टेंस है, देखते हैं। सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, वो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। क्योंकि अब हर कोई बंदा है, जो हर कोई एम्प्लॉय है, उसका अलग अलग नीड्स होती हैं। हर कोई अपना अलग अलग मोटिव लेके कंपनी में जॉब कर रहा होता है। तो जो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, उन सब के ग्रुप जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, वन डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेगा ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। यही है इसका पहला इंपॉर्टेंस। अब सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी 2 टर्म्स आई थी पहले। तो वही है कि मैनेजमेंट है जो वो क्या करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत कम होगा और वहां रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा कि जो उसकी कॉस्ट आए, प्रोडक्शन कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लगती है, वो क्या है, कम से कम आए। तो यही होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कैरेक्टरिस्टिक में है। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल इन्वायरमेंट, क्योंकि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। अब उसमें जो चेंजेस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस में भी चेंजेस करना पड़ता है ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो जो बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, नर्वस या उसको एकदम से देख नहीं पाते, झेल नहीं पाते हैं। तो जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, जो हाँ मैनेजर होगा जो उनको लीड कर रहा होगा, वो क्या उनको इस तरीके से प्रोत्साहन देगा। हमारे लिए जो चेंजेस आए हैं वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, उससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, उस डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में एडॉप्ट करने में हेल्प करता है। अब फोर्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। वही है कि हर किसी का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। हर कोई एम्प्लॉय है, किसी को गाड़ी चाहिए होती है, किसी को कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, किसी को अच्छी सैलरी चाहिए होती है। तो उन सबको क्या करता है मैनेजमेंट, उन सबको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इस तरीके से उनको करता है कि, क्योंकि जो हर किसी का है कि अर्निंग पर्पस है। अब मैनेजमेंट का गोल क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, और एम्प्लॉयज का क्या है, उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। अब जब एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनसे क्या होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी। प्रोडक्ट बनाए तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उनको सैलरी मिलेगी या बोनस मिलेगा, तो उनकी नीड तो फुलफिल होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा सेल होगी, तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो यही है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने में। इसका मकसद ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है तो वो बाकी इंप्लॉयज का क्या लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट करता है कि दोनों को जो जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल कराई जाए। ऐसे इसका लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। इसका आपने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, तो उसमें था कि सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट क्या क्या करवाता है किसी कंपनी से, एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या क्या करता है सोसाइटी के लिए। तो वही है कि कैसे डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का मैनेजमेंट। तो क्या है कि जो बेसिकली मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को, वहां के लोगों को। उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। उसके साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करता है, अच्छी सैलरी देता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है। प्लस वो जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड कराता है, जिनसे भी वो परचेज कर रहा है, सप्लायर्स है, उनको भी हर चीज प्रोवाइड कराता है। ऐसे इससे क्या होता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब एक कंपनी सपोज 100 लोगों को जॉब दे रही है तो वो सिर्फ 100 लोगों को जॉब नहीं दे रही है,
उसके पीछे 500-600 लोगों को जॉब मिल जाती है, मतलब उनकी इनकम आने लग जाती है। वो कैसे, सपोज एक बंदा है उसको जॉब मिली किसी अच्छी कंपनी में, तो क्या होगा, वो घर में आप दूध भी लगाएगा तो दूध वाले को भी पैसे देगा, तो उससे क्या होगा, दूध वाले की भी जॉब बढ़ी। उसके साथ साथ पेपर वाला है, वो सब्जियां लेने जाएगा तो अब अच्छी महंगी सब्जी लेगा, मतलब ज्यादा सब्जी लेगा, या ये सब पल्सेस वल्सेस हर जगह, मतलब वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा अपने पैसे को। तो उससे क्या होगा, जहां जहां वो इन्वेस्ट करेगा उन लोगों की भी इनकम बढ़ेगी। तो वही है, उससे क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का। उसके साथ साथ जब कंपनी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, कंपनी की जीडीपी, मतलब कि जो इंडिया की जीडीपी है वो भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो यही था कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी इससे होता है। इसका ये इंपोर्टेंस है मैनेजमेंट की। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है। सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो इसके लिए हम जो साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखते हैं, क्या वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है साइंस का, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो साइंस होती है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसको एक्वायर करने के लिए, हमें साइंस की नॉलेज लेने के लिए हमें ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स और जो ढेर सारी बुक्स हैं उनकी नॉलेज रखनी पड़ती है। वैसी अगर हम मैनेजमेंट की स्टडी करें तो मैनेजमेंट की भी ढेर सारी बुक्स हैं, जैसे कि तुम्हारी एक बिजनेस की बुक दे लो, ये भी एक क्या है, मैनेजमेंट की बुक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला फीचर है वो क्या है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। अब हम सेकंड फीचर देखते हैं साइंस का, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे। उन पे पहले ही एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए जा चुके होते हैं, तब जाके उनको प्रिंसिपल्स कहा जाता है। वैसी जो मैनेजमेंट है उसमें भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन वो किस पे होते हैं, ह्यूमन पे। ह्यूमन पे होते हैं, तो जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो चेंजेबल होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, तो वो एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस है वो क्या है, मैनेजमेंट में अवेलेबल तो है, हल्का फुल्का अवेलेबल है, लेकिन पूरा नहीं है, इसलिए हम कहेंगे पार्शली अवेलेबल है ये फीचर। अब हम थर्ड फीचर देख लेते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस है उसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनसे जो प्रिंसिपल बने हैं वो सब क्या होते हैं, यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं। वो हर जगह सेम होंगे। अगर इंडिया में हो रहे हैं तो वैसे ही वो पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, अमेरिका में भी, वो सब जगह सेम होंगे। जैसे कि न्यूटन का लॉ है, वो क्या है, सबके लिए सेम है। ऐसी रुदरफोर्ड मॉडल था, वो भी क्या था, सबके लिए सेम है। तो ये सब चीजें होती है सेम। अब ऐसी मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, क्योंकि उसे हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग यूज करती है। उनको जैसी जरूरत होगी या जिस तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को का गोल अचीव करना होगा उस तरीके से वो उनको अप्लाई करेंगे। तो वो सेम अप्लाइड नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है मैनेजमेंट में। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? सर इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्ट होती क्या है। आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है किसी भी चीज का नॉलेज, वो भी किस चीज से आना चाहिए, स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस से जो नॉलेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट। तो अब देखते हैं कि इसका क्या जो आर्ट है, आर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट है उसके लिए क्या होता है, हमें बहुत ढेर सारी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। उस पर भी ढेर सारी बुक्स होती है जिनको हम रीड आउट करते हैं, तब जाके हमें आर्ट से ना उसकी नॉलेज मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो म्यूजिक होती है उसमें भी ढेर सारी बुक्स लिखी गई हैं राग्स की। ऐसी जो ड्राइंग, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बनाते हैं, उन्हें भी क्या पहले नॉलेज दी जाती है। उनके लिए भी ढेर सारी बुक्स हैं कि आइस को कैसे ड्रॉ करना है, नोज को कैसे ड्रॉ करना है। ये सब क्या है, उसे थ्योरेटिकल नॉलेज पहले ही मिल जाती है। वैसे मैनेजमेंट में भी ढेर सारी मैनेजमेंट की बुक्स हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिल जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला फीचर है वो क्या है, मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। अब इसका सेकंड फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो जो सेकंड फीचर है वो ये कहता है कि हर कोई पर्सन है आर्ट में, हर कोई पर्सन है, वो क्या होता है, राग तो सेम है, बुक सेम बड़ी सब होने, लेकिन हर कोई उसे अपने तरीके से अप्लाई करता है। सपोज अरिजीत सिंह म्यूजिक, एक म्यूजिशियन है, वो अलग गाते हैं। वैसे शंकर महादेवन अलग गाते हैं, क्योंकि उन्होंने राग्स को अलग तरीके से यूज किया है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, अपनी स्किल्स दिखाई है। तो वही है, जो पर्सन है, पर्सन टू पर्सन पता लगता है कि कौन कैसे यूज करना चाहे उसको कर सकता है। ऐसी मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं ढेर सारे, वो क्या होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग
चेंज कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं, चेंजेबल कर सकते हैं, जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होगी वो वैसे अप्लाई हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड फीचर है आर्ट का वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, तो ये भी अवेलेबल है। अब थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये कहता है कि जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट होता है उसको क्या करनी पड़ती है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्रिएटिविटी लाते रहनी पड़ती है, जब जाके वो परफेक्शन पाता है। जैसे कि हम देखें, जो एक आर्टिस्ट होता है, अगर वो कुछ टाइम, सपोज एक डांसर है, अगर वो कुछ टाइम डांस करना छोड़ दे, 1 2 साल 3 साल, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर से वो क्रिएटिविटी जाने लग जाती है, मतलब वो स्किल जाने लग जाती है, वो थोड़ा भूलने लग जाएगा, थोड़ा जितना अच्छा पहले करता था उतना नहीं कर सकता। तो वही है कि इसमें क्या चाहिए होती है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होती है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। जो मैनेजर होते हैं वो बहुत सारी सिचुएशन फेस कर चुके होते हैं, उससे क्या आ जाती है, उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए वो आगे आने वाली प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं कैसे भी इजीली। और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी लानी पड़ती है, क्योंकि ढेर सारा कंपटीशन है, जो जितना क्रिएटिव होगा वो उतना आगे निकलेगा। तो वही है कि ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट का, वो भी मैनेजमेंट में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन तुम्हें बताई थी उसमें भी क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या कहा है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। तो इसके सारे फीचर्स थे जो क्या है, अवेलेबल है मैनेजमेंट में। अब हम लास्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें क्या होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, और एक प्रोफेशनल बॉडी के अंडर में जो व्यक्ति प्रोफेशनल है या प्रोफेशन कोर्स कर रहा है उसको रजिस्टर्ड रहना पड़ता है। तो वो हो गया प्रोफेशन। अब देखते हैं कि जो प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। इसके लिए हम इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशन होता है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसमें क्या होता है, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होती है, जिनकी स्टडी करके जो प्रोफेशनल है वो क्या होता है, अपने प्रोफेशन के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी ढेर सारी बुक्स हैं, ढेर सारा स्टडी मटेरियल है, जिसको पढ़ के जो मैनेजर होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है। अब इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो प्रोफेशन होता है उसमें जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, किससे, एक डिग्री या एग्जामिनेशन से। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे क्या, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी है वो। ऐसे ही प्रोफेशन तो में तो डिग्री चाहिए होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही जो मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है कि किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है बंदे को, हम किसी को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। पर कुछ कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि आजकल कि उनका जो भी मैनेजर अपॉइंट हो रहे हैं उन्होंने क्या करा हो, एमबीए की डिग्री है उनके पास। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड फीचर ऑफ प्रोफेशन है वो क्या है, अभी तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन एज सुन प्रेजेंट हो सकता है। अब ऐसे ही हम थर्ड देखेंगे, क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जिनके अंडर जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपना कंपलसरी होता है वहां। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। ऐसी कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसे कहाँ करना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी एसोसिएशंस बनाई गई हैं, जैसे कि AIMA है, और इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो दिल्ली में है। ऐसे ही एक आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जो कि कहाँ है, कोलकाता में है। लेकिन ऐसा है, इनमें रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अभी तो ये फीचर भी क्या है, प्रेजेंट नहीं है, पर एज सुन ये प्रेजेंट हो सकता है ये भी। ऐसे हम इसका फोर्थ फीचर देखेंगे। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जो प्रोफेशन होता है उसमें जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो क्या करती है, बाइंड करती है किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति को कि वो एथिकल कोड्स को फॉलो करे। एथिकल कोड्स मतलब वो अपने जो जॉब है उसे पूरे ईमानदारी के साथ करे। और जैसे कि एक टीचर है, टीचर को ये एथिकल कोड्स हैं उसके कि वो बच्चों को अच्छी से पढ़ाए, मतलब कि उसने रूडली बिहेव नहीं करना है। ऐसे उनके जो पेरेंट्स, टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करना है। अगर कोई सी बच्चे से गलती हो जाए तो उसने
उसको मतलब ऐसे बीट वीट हैरेस नहीं करना है, मतलब हर चीज को अच्छी से देखना है। तो ये उनके एथिकल कोड्स है। ऐसी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आप हमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है किसी प्रोफेशनल बॉडी में, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, तो वो बाइंड ही नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ फीचर है वो भी क्या है, अभी तो अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, पर धीरे धीरे ये भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसका फिफ्थ फीचर है वो क्या है, सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशनल होते हैं उनका क्या होता है मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि डॉक्टर है, उसका प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्या, उसका अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उसके सर्विस है कि वो जो पेशेंट है उसको ट्रीट करे। बट जो मैनेजमेंट होता है उसका क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव करना है। जिसके ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो उसका मेन फोकस किसमें होता है, प्रॉफिट अर्निंग में। लेकिन उसके साथ साथ आजकल कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो अभी तो मतलब फिफ्थ फीचर भी उसका अवेलेबल नहीं है प्रोफेशन का, सर्विस मोटिव वाला, लेकिन धीरे धीरे ये भी अवेलेबल हो सकता है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन, जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन तो नहीं है, पर वो धीरे धीरे उसकी राह पे है, मतलब धीरे धीरे आगे चल के मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन के रूप में देख सकते हैं। होप you guys like the video. If you like the video then subscribe to my channel. Thank you.